हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 70 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, राजस्थान राज्य खेल परिषद, भगवत गीता का दर्शन। भगवत गीता का दर्शन हम 10 मार्कर यानी बड़े प्रश्नों में हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रश्नों को हम उत्तर सहित अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कोई 4 उपकरण बताइए जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए किया जाता है। 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा गया है मान लो, तो उसका उत्तर हम किस तरह से देंगे? तुलनात्मक विवरण विश्लेषण, समानाकार विवरण विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, धन प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। यानी हम तुलनात्मक विवरण विश्लेषण के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, समानाकार के बारे में लिखेंगे, प्रवृत्ति क्या ट्रेंड रहा है, अनुपात रेशियो, धन प्रवाह है, कैश फ्लो, ठीक है, रोकड़ कैश फ्लो हो गया और फंड फ्लो हो गया, इस तरह से हो गया, कंपैरेटिव हो गया। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख भी देंगे। तो 15 वर्ड्स में आपको 15 वर्ड्स और 2 मार्क्स में ये उत्तर आपको देना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये भी 2 मार्क्स में यानी 15 वर्ड्स में प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर हम किस तरह से देंगे? सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी विक्रय या उत्पादन की वो मात्रा जिस पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इस बिंदु पर कुल आय रेवेन्यू कुल लागत के बराबर होती है। यानी कुल आय जो होती है वो कुल लागत के बराबर हो जाती है, इसीलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बिंदु से कम विक्रय अथवा उत्पादन करने या हानि होती है। अगर इस बिंदु से हम कम विक्रय करेंगे या कम उत्पादन करेंगे तो हमें क्या होगी? हानि होगी। और यदि बिंदु से विक्रय या उत्पादन में अधिक करेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, इसमें आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स यानी 15 वर्ड्स में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हड्डियों से संबंधित समस्या होती है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं या टूट जाती हैं, लेकिन हड्डी 2 भागों में टूटकर अलग नहीं होती है। यानी हड्डियां क्या होती है? मुड़ भी सकती है, टूट भी सकती है, लेकिन हड्डी इस तरह से नहीं टूटती है कि वो 2 भागों में टूट ही जाए। ठीक है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जिस प्रकार हरी छड़ी को तोड़ा जाता है तो वह मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल से हम समझे तो ये है कि जैसे हरी छड़ी है उसको हम तोड़ा जाता है तो वो मुड़ती है लेकिन टूटती नहीं है। इसी तरह से हम टूटने को बोलेंगे, क्योंकि जब लकड़ी एकदम सूख जाती है तब तो वो फटाफट से टूट जाती है एकदम से, लेकिन हरी लकड़ी को हम तोड़ते हैं तो सिर्फ वो बैंड होती है, हल्की सी मुड़ती ही है वो। तो ऐसी जो हड्डी टूटती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की संरचना। अब ये प्रश्न जो है वो 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, इवन 100 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। अगर इसके बारे में कुछ वो पूछ लीजिए कि सुझाव दीजिए, सुधार करने के लिए सुझाव दीजिए, तो उसको 100 वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन संरचना तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की संरचना क्या है। 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, तीनों कैटेगरी में प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 इसके तहत एक पंजीकृत संस्था है। युवा मामले एवं खेल विभाग में राज्य में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था है। यानी हम कहें कि खेलों के विकास के लिए राजस्थान में सर्वोच्च संस्था ये है, और युवा और खेल मामले जो है उन विभाग के अंतर्गत ये आता है। अब इसके गठन की हम बात करते हैं तो गठन संरक्षक क्या है? राज्यपाल। उप संरक्षक मुख्यमंत्री है। ठीक है, परिषद के अध्यक्ष कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो परिषद के अध्यक्ष हो गए। इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री वी कानेटकर। ठीक है, सदस्य में कौन कौन से हो गए? उपाध्यक्ष हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 12 से अनधिक सदस्य होते हैं। 6 अधिकारी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, ये 12 से अधिक नहीं हो सकते हैं, और 6 अधिकारी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह से इसका गठन होता है। अगर संरचना पूछे तो उसका हमें क्या बताना है? गठन बताना है, प्लस में ये संस्था क्या होती है। थोड़ा सा आप 1-2 लाइन में हम इसका काम भी बता सकते हैं कि ये क्या काम करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भगवत गीता का दर्शन प्रशासकों के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत है? अब ये हम डिस्कस करेंगे 100 वर्ड्स में।
ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही जो है वो बन रहा है प्रशासकों के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता का दर्शन विभिन्न प्रकार से प्रशासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे फर्स्ट है कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध। कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध किस तरह से कराता है? भगवद गीता, सॉरी यहाँ पे भगवद नहीं है, भगवद गीता। भगवद गीता समाज के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करने के महत्व पर बल देता है। प्रशासक इस दर्शन से प्रेरणा ले सकते हैं और ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए समाज के कल्याण की दिशा में काम कर सकते हैं, यानी निष्काम कर्म योग। भगवद गीता का सिद्धांत जो निष्काम कर्म योग है वो कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध करवाता है। कैसे? वो ये कहता है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी से आप काम को पूरा कीजिए, अपने काम से जो है वो काम और कर्तव्य पर जो है आप अड़िग रहे, ठीक है, फल जो है उसकी इच्छा बिल्कुल भी ना करें। ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करते रहे, समाज को कल्याण की दिशा में काम करें, निष्काम भाव से आप कर्म करें तो डेफिनेटली जो है आपको फल जो है अच्छा मिलेगा। लेकिन फल को आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ कर्म पर ध्यान करना है, कर्म पर फोकस करना है। फिर दूसरा है नेतृत्व। नेतृत्व के लिए भगवद गीता ये बोलती है कि भगवद गीता एक अच्छे नेता के गुण सिखाती है, जैसे ज्ञान, साहस, करुणा, निस्वार्थता। प्रशासक इन गुणों को अपना सकते हैं और प्रभावी नेता बन सकते हैं, जो अपनी टीम को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। यानी भगवद गीता में हमें नेतृत्व का गुण सिखाती है कि ज्ञान, साहस और करुणा और निस्वार्थता से जो है प्रशासक कार्य करे, जिससे प्रशासक जो है वो एक प्रभावी जो है नेता बने। नेता से मतलब यहाँ पर यह है कि प्रशासक जो है अपने फील्ड में जो है अच्छा काम करे, अपनी टीम का नेतृत्व जो है एक अच्छे नेता के रूप में करे, अपनी टीम को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर एक सर्वोच्च नेता की कैटेगरी में वो आ सकता है प्रशासक। फिर तीसरा है संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान में होता है कि भगवद गीता बातचीत और बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करने का महत्व सिखाती है। प्रशासक इस दर्शन से सीखते हैं कि ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो निष्पक्ष हो, तर्कसंगत हो और समाज के सर्वोत्तम हित में हो। तो भगवद गीता क्या है? संघर्ष समाधान तो सिखाती ही है, साथ में प्रशासक को ये भी सिखाती है कि निर्णय जो लेते हैं वो निष्पक्ष हो, तर्कसंगत हो, समाज के सर्वोत्तम हित में हो और कोई भी चीज़ हो उसमें एक सर्वोत्तम मार्ग जो है वो निकले। चौथा है नैतिकता और मूल्य। भगवद गीता जीवन में नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर बल देती है, यानी नैतिकता और मूल्य का समावेश तो ये भगवद गीता कहती ही है। इसमें बोलती है कि ये जीवन में नैतिकता और मूल्यों का जो है समावेश होना चाहिए। प्रशासक इस दर्शन से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में नैतिक सिद्धांतों को कायम रख सकते हैं और दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर नैतिकता और मूल्य जब व्यक्ति में समाहित होंगे तो व्यक्ति जो है समाज के लिए कार्य करेगा, प्लस में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा, दूसरे उसको रोल मॉडल जो है वो समझेंगे। तो रोल मॉडल जो है वो अगर बनना है तो नैतिकता और मूल्यों का जो है समावेश अपने जीवन में करना चाहिए। इसके अलावा जैसे भगवद गीता का स्थिति प्रज्ञ हो गया, स्थिति प्रज्ञ यानी सुख हो, दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो उसमें जो है प्रभावित नहीं होना, अपने निर्णय पर अडिग रहना, किसी भी परिस्थिति में जो है वो धैर्य नहीं खोना, आराम से कार्य करना, स्थिति प्रज्ञ हो गया। इसी प्रकार लोक संग्रह हो गया, तो लोक संग्रह भी जो है लोक संग्रह की धारणा है वो भी यही सिखाती है कि सभी का कल्याण हो, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना हो, प्लस में सभी का जो है सर्वोत्तम कल्याण हो, सभी को साथ लेकर हम कार्य करें, किसी को भी हम हानि न पहुंचाए। तो ये भी भगवद गीता हमें सिखाती है। इस प्रकार अगर हम बात करें भगवद गीता का दर्शन प्रशासकों को प्रभावी नेता बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रदान करता है। प्लस में एक भगवद गीता जो है वो उच्च मनोप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा भी देती है कि आपको जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह से भी मतलब अभिप्रेरणा का संचार भी प्रशासकों में करती है, जिससे प्रशासक जो होते हैं वो अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरणादायक होते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से भटकते भी नहीं हैं, अगर वो भगवद गीता के सिद्धांतों को प्रशासक जो है प्रॉपर तरीके से पालन करते हैं तो। ठीक है, इस प्रकार भगवद गीता क्या करती है? प्रभावी नेता बनने के लिए प्रेरणा का स्रोत देती है, नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज के कल्याण की दिशा में कार्य करते हैं, अगर प्रशासक इन सभी सिद्धांतों को फॉलो कर लेते हैं, मूल्यों को अपना लेते हैं तो। इस प्रकार आज हमने प्रश्न डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।